इस लॉ कॉलेज। नाउ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं टॉर्ट, एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, देखो 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से दो दो क्वेश्चन आने का चांस रहता है। हम लोग सबसे पहले 5 यूनिट पढ़ते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 यूनिट आपने जो आईपीसी पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, वो लगभग वही चीज होती है। हाँ, इसमें सेक्शन नहीं होता, वो वाला कुछ नियम अलग होते हैं, तो उसको हम लोग लास्ट में भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले यूनिट 5 पढ़ते हैं आज। क्या है यूनिट 5? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। चलो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, सीपीए। हर बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं कहेंगे। देखो, एक बहुत चीज तुमने शुरू में सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, बस हम वही पढ़ने जा रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। चलो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग शिल्पा, अभी जस्ट शुरू किया बेटा। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, टॉर्ट का 5th यूनिट है, लॉ ऑफ टॉर्ट का 5th यूनिट है। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, बाकी यूनिट इजी है तो हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, जागो ग्राहक, जागो जो सुना था ना, वो इसी की देन है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर मतलब होता है ग्राहक। ठीक है, और प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा देना, ग्राहक को क्या देना? सुरक्षा। तो हर कैसे सुरक्षा देंगे? खुद से हमेशा सुरक्षित नहीं देंगे, ग्राहक को क्या बनाएंगे? पहले जागरूक बनाएंगे। जागो ग्राहक जागो, सोते हुए नहीं, मतलब अपने अधिकारों के लिए जागो। अधिकारों के लिए कैसे जागो? सामान गलत खरीदने के बाद नहीं। जब से आप ग्राहक बन रहे हो, जब आप सामान खरीद रहे हो, तभी से आप क्या करो? जग जाओ। देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी हमने पढ़ा है क्या, कैविएट का सिद्धांत। ठीक है, क्रेता सावधान का सिद्धांत। क्रेता कौन होता है? ग्राहक होता है ना। हर ग्राहक एक क्रेता ही होता है। ठीक है, चलो। बट क्रेता और ग्राहक, कंज्यूमर में इतना अंतर है। देखो, क्रेता और कंज्यूमर में इतना अंतर है कि जो क्रेता है ना, वो सामान को खरीद रहा है, चाहे अपने लिए यूज के लिए और चाहे दूसरे के यूज के लिए। बट यहाँ जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का मतलब होता है जो कंज्यूम करता है, जो अपने यूज के लिए खरीदता है। ठीक है, सेल्फ यूज के लिए खरीदता है, उसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर। ये इंग्लिश वाला पहले देख लेते हैं, फिर हिंदी वाला में देखते हैं। इंटेंस टू प्रोवाइड द enacted to provide for better protection of the interest of consumer। ये लॉन्ग टाइटल, अगर बेयर एक्ट हम पढ़ रहे होते तो क्या होता है? ये लॉन्ग टाइटल होता। ठीक है, लॉन्ग टाइटल क्या होता है? जहाँ चैप्टर लिखा होता है उसके ठीक नीचे लिखा होता है, जो हम बेयर एक्ट पढ़ रहे थे। इसलिए ये एक्ट बनाया गया है प्रोटेक्शन, सुरक्षा देने के लिए। किसको सुरक्षा देने के लिए? जो कंज्यूमर ग्राहक हैं, उनके हितों को सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, लॉन्ग टाइटल रहा होगा पक्का, अगर अभी आप बेयर एक्ट खोल के हो आपके पास तो देख लो। ठीक, एक्ट अप्लाइज टू होल इंडिया। ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया क्योंकि मैंने इसको कहीं से लिया हुआ था, कॉपी गलत है। ठीक है, कहाँ अप्लाई होगा? संपूर्ण भारत में लागू होगा। ठीक है, ओके। अब देखो, ये हिंदी ट्रांसलेशन है जो हमने ऊपर देखा था। ठीक है, इंग्लिश वाला पूरा हमने नहीं देखा था, देख लेते हैं क्योंकि शिल्पा का मन है इस बार इंग्लिश में पेपर देने को। चलो, चैप्टर 1, 2 and 4 came into force on 15 अप्रैल 1987। ठीक है, जबकि चैप्टर 3 केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई 1987। देखो, 1 जुलाई को और कौन कौन सा सब्जेक्ट आया था? बीएनएस हमारा, बीएसए, नया वाला, जितने तीनों लॉ है ना,
इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था, और बताओ कौन सा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, है ना? तो क्या वो भी 1 जुलाई को आया था? एक बार चेक करके बताना हमको, ठीक है? The act was amended in 2002 and the amendment came into force on 15th March 2003। 2002 में इस एक्ट में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था, और संशोधन को 2003 15 मार्च 2003 को लागू किया गया था। अब याद रखना, ठीक है? बार बार इतना शॉर्ट करें, ठीक है? चलो, क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। उपभोक्ता के हितों के बेहतर और सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया है। संपूर्ण भारत में लागू होगा। चैप्टर 1, 2 और 4 15 अप्रैल को लागू हो गया था 1987 में, बट उसके 2 महीने बाद 1 जुलाई को चैप्टर 3 लागू हुआ था। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें कोई अलग प्रावधान हो, देख लेते हैं। 2002 में एक बार इसमें संशोधन हुआ था, और इस संशोधन को 15 मार्च से लागू कर दिया गया था। देखो, जो अभी एक नया तुम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो है 2009, बट चूंकि तुम्हारे सिलेबस में 1986 दिया है, इसलिए हम लोग 1986 का पढ़ रहे हैं, ठीक है? मोस्टली जो लागू होता है 2009 लागू होता है। हु इज अ कंज्यूमर? सेक्शन 21D में दिया गया है ग्राहक कौन है, ठीक है? कोई व्यक्ति जो कोई सामान इसलिए खरीदता है या इसलिए कोई सर्विस लेता है। देखो, खरीदने में और सर्विस लेने में क्या अंतर है? जब खरीदते हो तो तुम उसके मालिक हो जाते हो। सर्विस का क्या मतलब होता है? थोड़े समय के लिए आप यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मेले में गए और अपने अपने बच्चों के लिए गाड़ी ली, 100 रुपए में 1 घंटा घुमाएगा, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? 1 घंटा उसकी सर्विस ले रहे हो, या 1 घंटा किराए पे ले रहे हो, ठीक है? यूज करने के लिए कोई सामान, ठीक है? फॉर कंसिडरेशन, किसके बदले में? प्रतिफल के बदले में। अगर कोई सामान आप खरीद रहे हो या यूज करने के लिए ले रहे हो, तो उसके बदले में कोई प्रतिफल दोगे ना, ठीक है? तो ऐसा व्यक्ति जो कोई सामान खरीद रहा है या अपने यूज के लिए किराए पे ले रहा है प्रतिफल के बदले में, उसी को कंज्यूमर कहेंगे। देखो, कंज्यूमर और क्रेता में क्या अंतर होता है? क्रेता क्या जरूरी नहीं अपने यूज के लिए ले रहा हो, ठीक है? लेकिन कंज्यूमर अपने यूज के लिए लेता है, ठीक है? कंसिडरेशन चाहे पूरे तरीके से एक बार में दे दो, चाहे आधा आधा करके दो, या भविष्य में देने का वादा कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें कुछ खाना है, तुम बगल जानकार की पड़ोसी की दुकान पे गए, उससे बोले भैया मुझे बिस्किट दो। 100 रुपए का बिस्किट था, तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुमने पूरे दे दिए। अच्छा, तुम्हारे पास 50 रुपए ही था, तुमने कहा भैया 50 ले लो, 50 बाद में ले लेना। मान लो तुम्हारे पास एक भी नहीं था, तुमने कहा भैया दे दो, मैं अभी बाद में लाके शाम को देता हूँ, ठीक है? तो क्या हुआ? तुरंत पे कर रहे हो, हाफ पे, पार्शियली पे कर रहे हो, 70-30 जो भी तुम्हारे पास हो, या फ्यूचर में पे करने का वादा कर रहे हो। एनीबॉडी एनीबडी हु यूजेस द गुड्स आर सर्विसेज विद द कंसेंट ऑफ द कंज्यूमर, बट चलो, हु इज अ कंज्यूमर अभी इंग्लिश वाला ही चल रहा है, ठीक है? वो 3 तरीके से। चौथा चौथा क्या? देखो, ये क्या है? क्या है? हु इज अ कंज्यूमर में मैंने इतना चीज लिखा हुआ है, तो क्या है ये क्या है? एलिमेंट्स है। एक कंज्यूमर होने के लिए क्या आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है? तुम इसको ऐसे ले सकते हो। चलो, तो हु इज अ कंज्यूमर चौथा हो गया। डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर रीसेल आर कमर्शियल पर्पज एंड सर्विस फॉर कमर्शियल पर्पज। तो मैंने पहले ही कहा कि देखो, कंज्यूमर और क्रेता में क्या अंतर है? कंज्यूमर भी सामान को क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो कंज्यूमर भी एक क्रेता है, लेकिन सेल्फ यूज के लिए खरीद रहा है, ठीक है? जब अगर कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है, मान लो कोई क्रेता है, लेकिन यूज के लिए नहीं बल्कि रीसेल के लिए और बिजनेस पर्पस, ठीक है? या कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल मतलब कमाई कर, अपना बिजनेस करने के लिए वगैरह, कुल मिलाकर उसको रीसेल करना है, अपने लिए सेल्फ यूज नहीं करना है, तब वो ग्राहक नहीं होगा, ठीक है? However, any person who buys goods for commercial use but exclusively for his livelihood
बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ कस्ट। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति है, देखो अभी हमने देखा कि जो व्यक्ति सेल्फ यूज के लिए खरीदेगा वही क्या होगा, कंज्यूमर होगा। बट कोई व्यक्ति जो किस लिए खरीद रहा है, रीसेल के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए खरीद रहा है, वो कंज्यूमर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कमर्शियल पर्पस के लिए सिर्फ इसलिए खरीद रहा है कि उस चीज से उसका क्या चलेगी, जीविका चलेगी, ठीक है, उसका पालन पोषण होगा। रीसेल भी तो वही होता है, नहीं रीसेल क्या होता है, रीसेल उसका एक प्रकार का परमानेंट बिजनेस हो गया, ठीक है। अभी देखो हम तुमको आगे बताते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। लीगल एयर ऑफ कंज्यूमर इन द केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर। अगर कोई कंज्यूमर मर गया, आपका कोई ग्राहक मर गया, तो उसका जो विधिक प्रतिनिधि है वो उसकी जगह कंज्यूमर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आपने कोई सामान बेचा, उसके घर में वो सामान यूज हो रहा है सेल्फ यूज के लिए, और वो व्यक्ति मर गया, ठीक है। अब उस सामान पे उसको क्या मिलनी चाहिए थी, क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए थी, तो वो तो मर गया। तब उसका जो लीगल एयर होगा, देखो यहाँ बालक पति पत्नी नहीं लिखा, लीगल एयर क्या होता है, लीगल एयर वो व्यक्ति होता है जो उस व्यक्ति की संपत्ति, मरे हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी क्या प्राप्त करेगा, उत्तराधिकार में प्राप्त करेगा, ठीक है। चलो देखो फिर हो गया, आ गया हिंदी में। इसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल है जो पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सामान खरीदता है, और वाणिज्य शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय रीसेल और वाणिज्यिक उद्देश्य कमर्शियल के लिए सामान खरीदता है और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सेवाएं खरीदता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति, दूसरा हो गया, जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सामान खरीदता है लेकिन केवल स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका के लिए खरीदता है, वह उपभोक्ता है। उपभोक्ता की मृत्यु होने पर उपभोक्ता का कानूनी उत्तराधिकारी क्या हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। फॉर एनी राइट्स आर ड्यूटीज, फॉर एनी राइट्स आर, यहाँ पे समझ। चलो ये केस है, देख लेना। हाँ बता दे रहे हैं क्या हुआ था इस केस में। द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट द पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी, देयरफॉर द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट इज अ कंज्यूमर एंड कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द कंज्यूमर फोरम कमीशन। देखो ये क्या कह रहा है, एक कंपनी है एक कुछ सामान बनाता है, और भी एक कंपनी है जो उससे वो सामान खरीदती है और रीसेल के लिए बेचती है, ठीक है। नाउ रीसेल के लिए अगर कोई कुछ बेच रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं होगा, लेकिन कंपनी रीसेल के लिए जो खरीद रही है तो सेल्फ यूज के लिए खरीदेगी, क्योंकि कंपनी खाएगी तो है नहीं पैसा, सामान है ना, जीविका क्या है कंपनी की, व्यापार करना, यही इसकी जीविका है, ठीक है। इसलिए कंपनी क्या होगी, यहाँ पे कंज्यूमर होगी। किस केस में कहा गया था, अशोक आयरन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड में 9 फरवरी 2009 को ही निर्णय आया था। बहुत सारे केस थे, मैंने ये वाला एक लिया, ठीक है। और फिर ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, कंज्यूमर फोरम एक्ट के तहत कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर कमीशन में सेक्शन 21M में क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है। जो केस तुम्हारे सीरीज में दिया वही देख लेना, ठीक है। चलो हायरार्की क्या है, तो सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, क्या है, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, नंबर 1 पे होगा ये, ठीक है। फिर उससे नीचे होता है नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग, उससे नीचे होता है राज्य आयोग, और चौथा होता है जिला आयोग, जिला फोरम, ठीक है। नाउ देखो इन तीनों में से किसी एक का क्या आएगा तुम्हारे पास, वो लिखने को आएगा कि कैसे निर्मित किया जाता है, ठीक है। चलो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे पहले क्या किया जाता है, जो प्रतिवादी होगा, जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई होगी, उसको लीगल नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। नाउ लीगल नोटिस भेजने के बाद किस सेक्शन में, सेक्शन 12 में 2 इयर्स, ठीक है। जुरिस्डिक्शन क्या है इसका, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। देखो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए जो कि ग्राहक है, उसने बी से कोई सामान खरीदा है, ठीक है, और उसको नुकसान हुआ है, तो जिस एरिया में दोनों रहते हैं, या जिसमें ए रहता है या बी रहता है, तो जिस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता होगा, मान लो सुल्तानपुर सिविल न्यायालय के क्षेत्र में आता है, ठीक है, तो इसको कहेंगे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब पेक्यूनरी क्या है, आर्थिक, क्या है, आर्थिक, आर्थिक क्षेत्राधिकार। आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या है,
मान लो कि इसी सुल्तानपुर में कई सारे कोर्ट हैं, एक इतना बड़ा कोर्ट है, एक इतना, एक कोर्ट का अधिकार इतना है, एक कोर्ट का अधिकार इतना है। चलो, अब क्या हो रहा है, हम किसी किसी एरिया में नहीं रहे, ए और बी बाहर चले गए हैं, ठीक है। बट प्रॉपर्टी जिसका कीमत मान लो 5,000 थी, ठीक है, इसका अधिकार क्षेत्र एरिया के हिसाब से भी होगा जो कि टेरिटोरियल कहलाएगा, और कुछ पैसे के हिसाब से भी होगा। तो इसका पैसे के हिसाब से क्या है, 2,000 रुपए ही है, जबकि टेरिटोरियल में दोनों आ रहे हैं। इस वाले का, बी का देख लेते हैं। हाँ, इसके में भी दोनों आ रहे हैं, बट इसका मनी वाला क्षेत्र कितना है, 500 रुपए ही है। मनी वाला क्षेत्र समझ रहे हो, मतलब इतने से अधिक पैसे की ये सुनवाई नहीं कर सकता। अब एक कोर्ट है जिसमें ये दोनों आ रहे हैं, प्लस इसके अधिकार क्षेत्र 10,000 रुपए है। इसका मतलब 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं सुन सकता, लेकिन 10,000 रुपए से कम तो सुन सकता है। और कितने का केस है, 5,000 रुपए का। इसका मतलब 5,000 से अधिक वाला केस ये न्यायालय जाएगा। तो दो प्रकार का अधिकार क्षेत्र हो गया, एक जिसके अधिकार क्षेत्र में एरिया में का केस है, ठीक है, और दूसरा एरिया के बाद क्या निर्धारित किया जाएगा कि जितने कीमत का नुकसान हुआ है वो भी सुनने का क्या उसको अधिकार है, क्या आर्थिक क्षेत्राधिकार उसको है। चलो, सेक्शन 11 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसकी बात करता है, आर्थिक क्षेत्राधिकार की, ठीक है। नो, ये टेरिटोरियल का होगा, ठीक है, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की, ठीक है, किस क्षेत्र में होते हैं, ठीक है, किस क्षेत्र का केस कौन सा न्यायालय सुना जाता है, या अगर कोई पीड़ित है, मान लो कोई कंज्यूमर है, पीड़ित है, तो वो केस कहाँ दाखिल करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, वेयर अपोजिट पार्टीज लाइज एक्चुअली आर वॉलंटरी रिसाइड्स। तो जहां प्रतिवादी जिसके खिलाफ केस करना है, ठीक है, वो क्या कहता है, रहता है, चाहे एक्चुअली चाहे वॉलंटरी, बस वो रहता है, इतना जान लो, निवास करता है, ठीक है, क्या करता है, निवास करता है। मतलब कि जहां वादी, जहां पीड़ित रहता है वहां केस नहीं होगा, जहां प्रतिवादी जिसके खिलाफ केस हो रहा है वो रहता है वहां केस होगा, ठीक है। वेयर अपोजिट पार्टीज कैरीज ऑन बिजनेस आर हैज ए ब्रांच ऑफिस, या मान लो वो व्यक्ति वहां नहीं रहता है, बट कौन व्यक्ति, प्रतिवादी जिसके खिलाफ केस करना है, उसका घर तो वहां नहीं है, बट उसका बिजनेस वहां होता है, या उसका किसी बिजनेस का कोई ब्रांच, मान लो किसी बैंक की कोई के खिलाफ कोई केस करना है, और बैंक का क्या है, एक ब्रांच है ना। तो हमें मेन ऑफिस या वो जहां रहता है वहां जाने की जरूरत नहीं है। मान लो अमेरिका में रहता है तो हम अमेरिका तो नहीं जा सकते, अमेरिका तो हमारे क्षेत्र से ही बाहर है। मान लो कि दिल्ली में रहता है पीड़ित, और जिस जो सामान बनाने वाली कंपनी का मालिक है वो मुंबई में रहता है, तो सबसे पहला क्या है, जाके मुंबई में केस करे। उतनी दूर जाने से अच्छा है कि जहां उसने सामान खरीदा है वहां पक्का कोई ना कोई ब्रांच होगी उसकी, जो सामान डिलीवरी करती होगी, है ना, तो वहां जाके केस कर ले, ठीक है, जहां कोई ब्रांच होगी। या वहां, या अगर यहाँ पे भी नहीं करना, तो जहां कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ है, अराइव हुआ है, वाद का कारण उत्पन्न हुआ है, चाहे पूर्णता चाहे आधा। क्या बोल रहा है ये, एक कंज्यूमर है, इसने क्या किया, एक शहर मतलब मान लो सुल्तानपुर में एक बाइक खरीदी, ठीक है, अब इसको क्या हुआ, नुकसान हुआ, इसके साथ फ्रॉड हुआ। तो अब ये क्या करे, या तो जो बाइक की कंपनी यहाँ पे है, ठीक है, बाइक की कंपनी जहाँ पे है वहां पे जाके केस करे, है ना, जहां से सामान आ जा रहा है, या जहां उसका मालिक जिस देश में जिस राज्य में रहता है वहां जाके केस करे। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन ये देता है कि जहां आपने सामान खरीदा और आपका सामान वहीं पे खराब हो गया, जहां पर कारण बाद का उत्पन्न हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी होटल में खाना खा रहे हो, आप वहीं बीमार पड़ गए, तब आपको होटल के मालिक को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप उसी एरिया में जाके केस कर सकते हो, वही उसी थाने में जाके केस दर्ज कर सकते हो, उसी एरिया के कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। सेक्शन 11 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अभी हम वही देख रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट, अब हम देखेंगे आर्थिक स्थिति के हिसाब से कितने रुपए का नुकसान होने पर कौन से कोर्ट में जाएगा। अभी तक हम देख रहे थे एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, जहां नुकसान हुआ है ग्राहक का जिस सामान के कारण, सेवा के कारण
और यदि मुआवजे की राशि 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो हम कहाँ केस करेंगे? जिला कंज्यूमर कोर्ट में करेंगे, ठीक है, जिला फोरम में करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अगर तुमको जो नुकसान हुआ है एज ए कंज्यूमर वो 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो तुम अपने डिस्ट्रिक्ट में जो जिला फोरम होगा वहां करोगे, ठीक है। नाउ सेक्शन 17 क्या कहता है? अगर 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है जो आपको नुकसान हुआ है, ठीक है, तो अब आपने राज्य आयोग, मतलब राज्य आयोग क्या, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है, स्टेट लेवल पर जो आपका कंज्यूमर कोर्ट होगा उसमें आप केस करोगे, ठीक है। नाउ सेक्शन 21 कह रहा है कि मान लो कि 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो फिर क्या करोगे? तब आप कहाँ करोगे? नेशनल आयोग में करोगे, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका आयोग होगा वहां करोगे। 1 मिनट तुमको हम यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। चलो देख क्या बोल रहा है। आर्थिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, आर्थिक क्षेत्राधिकार। ये कितना आर्थिक क्षेत्राधिकार अभी समझ में आएगा, कितने रुपए का नुकसान होने पर कितना करोगे। अगर 20 लाख रुपए तक का है या इससे कम है, ठीक है, तक का है, तो आप जिला लेवल पे जो कंज्यूमर कोर्ट होगा, ठीक है, जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंज्यूमर कोर्ट होगा, फोरम होगा, वहां केस करोगे, ठीक है। जिस जिले में आप रहते हो, देखो कैसे, किस जिले में करोगे, तो जिले, देखो जिले में, किस जिले में करोगे, ये हमारे जो हमने अभी पहले देखा, एरिया वाइज देखा था ना, कि जहां प्रतिवादी निवास करता है उस जिले में कर दो, या जहां प्रतिवादी का बिजनेस चल रहा है या कोई ब्रांच है उस जिले के केस में कर दो, या जहां आपने सामान खरीदा और आपको नुकसान हुआ, मतलब वाद का कारण उत्पन्न हुआ, उस जिले में कर दो, ठीक है। तो ये था एरिया आधारित क्षेत्राधिकार, ठीक है, टेरिटोरियल एरिया। अब हम आर्थिक क्षेत्राधिकार देख रहे हैं। 20 लाख तक है तो जिले में कर सकते हो, 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख नहीं, 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख रुपए में 1 रुपए भी ज्यादा है, से लेकर के 1 करोड़ तक, तब हम जाएंगे स्टेट लेवल फोरम में, ठीक है। ना 1 करोड़ से अगर ज्यादा है तो हम जाएंगे 1 करोड़ से चाहे जितना, नेशनल लेवल पर, ठीक है, नेशनल फोरम में जाएंगे, कंज्यूमर फोरम में। अब देखो मैंने पहले बताया था जिले से बड़ा होता है क्या, स्टेट वाला, स्टेट से बड़ा होगा नेशनल। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हो तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट हमेशा प्राप्त है, ठीक है, सबसे बड़ा है वो। ये केस दिया हुआ है, नोट्स में देख लेना। द रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कैन फील्ड अ कंप्लेंट बिफोर द कंज्यूमर फोरम, फोरम की स्पेलिंग मैंने इस पे आती है, ठीक है, कमीशन सेक्शन 21B। चलो ये तुम्हारा केस है, नहीं लिखोगे तभी चलेगा। अब क्या बोल रहा है ये देखते हैं। इसको फुल करने में तो ठीक है, लेकिन फुल करने पर तुम लोग को शॉर्ट दिख रहा है ना। चलो फुल कर देते हैं, फुल करने पर थोड़ा सा तुम लोग को ज्यादा दिखेगा। चलो चलो, इफ नॉन अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ ए कंप्लेंट अपोजिट पार्टी, इफ नॉन अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेंट और अपोजिट पार्टी, क्या होगा जब कंप्लेन तो हो गई है, ठीक है, बट सुनवाई के दिन या तो वादी जिसने केस किया है कंज्यूमर कोर्ट नहीं आता है, सुनवाई नहीं हासिल होता है, या प्रतिवादी जिसके खिलाफ केस किया गया है वो कोर्ट नहीं आता। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होगा जब वादी नहीं आता, जिसने केस किया वो नहीं आता, ठीक है, कंप्लेंट वादी, हाँ इस तो क्या होगा, जिसने केस किया है अगर वही सुनवाई के दिन केस नहीं आएगा तो डिसमिस कर देंगे केस को। वेयर एन ऑर्डर इज पास्ड बाय द नेशनल कमीशन डिसमिसिंग द कंप्लेंट इन डिफॉल्ट, द एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई द नेशनल कमीशन टू रिस्टोर कंप्लेंट। ओके बेटा, 1 मिनट।
दिखाई पड़े, शॉर्ट बहुत होता तो दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या होगा, अगर वादी नहीं आएगा तो डिसमिस कर दिया जाएगा, और जब डिसमिस कर दिया जाएगा ना, तो मान लो कि नेशनल कमीशन ने डिसमिस किया है, तो एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड का मतलब होता है जिसका भी डिसमिस कर दिया गया है कंप्लेन, तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि वादी का ही डिसमिस किया गया, वो क्या करेगा, नेशनल कमीशन में फिर से वाद को रिस्टोर करने के लिए, नहीं आप फिर से मेरा केस लीजिए, ऐसा क्या कर सकेगा, अपील कर सकेगा। देखो, इसके लिए अप्लाई कर सकेगा, ठीक है। लेकिन क्या मतलब, देखो अब यहाँ पे वादी है, इसका केस डिसमिस हो गया, ठीक है, इसके द्वारा, नेशनल कमीशन द्वारा। अब ये नेशनल कमीशन में जाकर कह रहा है नहीं आप फिर से मेरा केस चालू कीजिए, बट नेशनल कमीशन ऐसे तो चालू नहीं कर देगा, है ना, युक्तियुक्त कारण होना चाहिए कि आप उस दिन क्यों नहीं आए थे, तो ये बताएगा अपना कारण। और नेशनल कमीशन को अगर लगता है कि जस्टिस के लिए अनिवार्य है कि केस को फिर से चालू, न्याय को देने के लिए अनिवार्य है कि केस को फिर से चालू किया जाए, तब नेशनल कमीशन अपना फिर से चालू कर देगा, ठीक है। इस सेक्शन में दिया है सेक्शन 22A। अब दूसरा वाला क्या था, दूसरे वाले में था जहां प्रतिवादी ही नहीं आया। एक मिनट, हाँ, जहां प्रतिवादी ही नहीं है, अब क्या होगा, तो यहाँ एक्स पार्टे डिग्री ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। क्या होता है एक्स पार्टे ऑर्डर, इसकी हिंदी होती है एक पक्षी आदेश, ठीक है। तुमने सुना होगा एक पक्षी डिग्री, वैसे तुमने सीबीएसई नहीं पढ़ा है तो शायद मैं सुना होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो पक्ष आया है, मतलब वादी तो आया है बट प्रतिवादी नहीं आया है, क्योंकि यहाँ वादी पीड़ित था और वादी ही गायब था, इसलिए केस को समाप्त कर दिया जा रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर पीड़ित तो आया है जिसको नुकसान हुआ है, लेकिन प्रतिवादी नहीं आया है, तो क्या किया जाएगा, बिना प्रतिवादी को सुने ही वादी के पक्ष में आदेश दे दिया जाएगा, ठीक है, या प्रतिवादी के खिलाफ किसी प्रकार का आदेश दे दिया जाएगा, ठीक है। Where the order is passed by the National Commission ex parte against the opposite party, the aggrieved party may apply to the National Commission to set aside the said order in the interest of justice. क्या दिया जाएगा, प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षीय आदेश दिया जाएगा। एक पक्षीय आदेश क्या होता है, देखो एक सीधा सा रूल है, तुमको यहाँ समझाते हैं, ठीक है। एक पक्षीय आदेश से पहले कुछ और समझा देते हैं। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश या डिक्री देने से पहले, ये नियम है नेचुरल लॉ का, ठीक है, और नेचुरल जस्टिस का भी, कि उस व्यक्ति को सुना जाना चाहिए और बिना सुने उसको किसी भी प्रकार का निर्णय, डिक्री, ऑर्डर नहीं दिया जाना चाहिए। बट अगर वो व्यक्ति बुलाने पर भी नहीं आ रहा है, ठीक है, बुलाने पर नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रतिवादी ही होगा, है ना, प्रतिवादी अगर नहीं आ रहा है जिसके खिलाफ केस है, तो क्या किया जाएगा, पीड़ित के पक्ष में एक पक्षीय निर्णय, एक्स पार्टे जजमेंट, एक्स पार्टे डिक्री, एक्स पार्टे ऑर्डर, इसकी ये एक्स पार्टे का मतलब होता है एक पक्ष में, एक व्यक्ति के पक्ष में बिना दूसरे पक्ष को सुने क्या दिया जा रहा है, निर्णय दे दिया जा रहा है। तो यहाँ क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दे दिया जा रहा है। अब जैसे वहां पर पीड़ित नहीं आया था या वादी नहीं आया था, तो केस को समाप्त कर दिया जा रहा था, क्योंकि तब तो प्रतिवादी के खिलाफ तो केस या जजमेंट दिया नहीं जाएगा, है ना। फिर वादी ने दोबारा क्या किया, नेशनल कमीशन ने समाप्त किया था, फिर नेशनल कमीशन के पास केस किया कि हमारा जो केस है उसको फिर से सुना जाए, और नेशनल कमीशन को लगा कि हाँ न्याय के लिए आवश्यक है, युक्तियुक्त कारण था ये नहीं आया था, तो हम केस को फिर से सुन करेगा। यह अधिकार प्रतिवादी को भी प्राप्त है। अगर इसके खिलाफ एक पक्ष ऑर्डर दे दिया गया है, तो ये क्या कर सकता है, फिर से अपील कर सकता है कि मेरा केस फिर से सुना जाए, इस बार मैं आऊंगा, लेकिन तभी कोर्ट फिर से सुनेगा जब ये युक्तियुक्त कारण दे कि क्यों नहीं आ पाया था, ठीक है, और कोर्ट को लगता है कि जस्टिस के लिए आवश्यक है कि इसको सुना जाए। चलो, अंदर आपने एप्लीकेशन नहीं किया है तो आप डिले का ऑप्शन लगा के अपील कर सकते हो, ठीक है। District forum record may be called either 50 or 100% decreed amount to be deposit
एंड मैटर टू बी फिक्स्ड फॉर फाइनल एग्रीमेंट। ठीक है, अप्लीकेशन टू स्टे पे ये दो काम होंगे ना। सिर्फ एक ही अपील की जा सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है, क्यों? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आप चाहो स्टेट कोर्ट में कर रहे हो तो स्टेट कोर्ट से आप फिर नेशनल कमीशन में कर रहे हो, एक ही अपील करोगे, एक से ज्यादा अपील नहीं कर सकते हो। चलो ये नेशनल कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन देखते हैं हम। नेशनल कमीशन का नेशनल कमीशन क्या है? तो तुमको तो समझ नहीं आ रहा नेहा ना, हम बता रहे हैं। क्या नहीं समझी तुम? पूछो, बता दे तो आगे बढ़ो। पूछो नेहा, क्या नहीं समझी? देखो, जब से मैं बहुत स्टूपिड हूँ। ठीक है, चलो नेशनल कमीशन का क्षेत्राधिकार है, हमने पहले ही देखा कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का केस होगा तभी नेशनल कमीशन में जाएगा। ठीक है, और हमने देखा था कि जिला में जब 50 लाख तक का केस था तो 2,000 रुपए फीस, 50 लाख से 1 करोड़ तक का था तो 4,000 फीस लग रही थी ना। चूंकि यहाँ पे सीधे 1 करोड़ से ज्यादा का ये इसके पास जुरिस्डिक्शन है तो हम 5,000 रुपए फीस लगाएंगे। किस सेक्शन में दिया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 21 में दिया है। ठीक है, और कोई व्यक्ति जो स्टेट कमीशन के फैसले से क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो क्या कर सकता है? 30 दिन के अंदर नेशनल कमीशन में क्या कर सकता है? अपना अपील कर सकता है। ठीक है, और जितने अमाउंट का वो अपील करनी है उसका 50% या 35,000 रुपए में से जो भी कम हो। तो वहां क्या था, स्टेट वाले में क्या था कि 50% या 25,000 रुपए में से जो भी कम हो, मैंने ज्यादा बोल दिया था, कम होगा, ठीक है, लेस में वो जमा करना पड़ता है। यहाँ 50%, मान लो तुम 5 लाख का केस लड़ रहे हो, सॉरी 5 लाख का तो होगा ही नहीं, स्टार्टिंग ही 20 लाख होता है स्टेट का, मान लो तुम 30 लाख का केस लड़ रहे हो। ठीक है, नाउ तो 50% या 35,000 जो भी तुमको कम लगेगा, जो तुम्हारा कम होगा, तुम फिक्स डिपॉजिट में क्या करोगे? फोरम में जमा कर दो। इसको बहुत नहीं समझना है। ठीक है, अब अगर आप क्या हो, नेशनल कमीशन से भी संतुष्ट नहीं हो तो क्या करोगे? तो हमारा सर्वश्रेष्ठ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, वहां पर आप 30 दिन के अंदर अपील करोगे। ठीक है, चलो चलो कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया हुआ है सेक्शन 12 में। यहाँ की अगर आपको अपील करनी है तो 30 दिन के अंदर आप स्टेट कमीशन को करोगे, सेक्शन 15 में दिया है। ठीक है, उसके बाद इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन राज्य का किस में दिया हुआ है? सेक्शन 17 में दिया हुआ है। देखो इसको तुम ना अपने नोट्स में पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा क्या ये। ठीक है, फिर सेक्शन 19 बोलता है कि अगर स्टेट के फैसले से आप खुश नहीं हो तो 30 दिन के अंदर आप कहा नेशनल कमीशन में अपील करो। ठीक है, तो 30 दिन में ही अपील करनी है चाहे जिसमें कर रहे हैं। ठीक है, बस सेक्शन याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट 12 में था, स्टेट का कॉन्सेप्ट 15 में था। इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन स्टेट का सेक्शन 17 में दिया हुआ है, और सेक्शन 19 भी स्टेट कमीशन से रिलेटेड है, जो बोलता है कि 30 दिन में आप नेशनल कमीशन से केस करोगे। हम चाहते तो हम पूरा वही पढ़ लेते बेयर एक्ट ही, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, नाउ नेशनल कमीशन का ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन 21 में दिया है, और सेक्शन 23 कहता है कि अगर 21 में दिए हुए नेशनल कमीशन के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो 30 दिन के अंतर्गत आप क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट में क्या करोगे? अपील करोगे। देखो, रिवीजन रजिस्ट्रेशन 14 CPR 2015 इसका आधार है, और आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में अपील का आपको आधार देता है। ठीक है, चलो टॉपिक खत्म हो गया है, थैंक यू। अब हम लोग क्या करेंगे? ये नहीं कहेंगे, बाय बाय नहीं कहेंगे। ओके, चली गई नहीं शिल्पा, चलो एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है,
लॉ ऑफ टॉर्ट का ये यूनिट है यूनिट 5, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जागो ग्राहक जागो, ठीक है, यही पढ़ रहे हैं हम। ओके, ठीक है, चल। देखो मैंने पहले बोला है 2019 2009 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया आ गया है, बट हम क्या करते हैं, पुराना ही पढ़ते हैं। इसका लॉन्ग टाइटल क्या है? कंज्यूमर से संबंधित इंटरेस्ट को सुरक्षा देना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ये तुम्हारे में क्वेश्चन है, देखोगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करना, ग्राहकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करना संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इसका चैप्टर 1, 2 और 4 जो है 15 अप्रैल 1987 को लागू होता है। देखो 1986 का एक्ट है तो उसके बाद ही लागू हो रहा है, ठीक है। बट इसका एक्ट चैप्टर 3 जो है वो 1 जुलाई को लागू हुआ था। देखो 1 जुलाई को ही हमारा बीएनएस बीएस से और बीएनएसएस भी लागू हुआ था, बट 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था, ठीक है। ये 1987 की बात कर रहा है। इस एक्ट को एक बार अमेंड किया गया है 2002 में, और 15 मार्च 2003 को वो अमेंडमेंट लागू हो गया था। इसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता के हितों को बेहतर और सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है, संपूर्ण भारत में लागू होगा, ठीक है। जो हमने ऊपर उसमें देखा इंग्लिश में, वही हिंदी में है। चलो, सेक्शन 2(1)(d) बताता है कंज्यूमर को कौन होगा। कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो कोई सामान या कोई कार्य, सर्विस, सर्विस क्या होती है, जब हम किराए पे कुछ यूज करते हैं। मान लो हम गए हैं, मसाज मशीन यूज कर रहे हैं, या किसी की गाड़ी किराए पे लिए हैं, ठीक है, यूज होता है, करता है अपने लिए, सेल्फ यूज के लिए। कोई व्यक्ति कोई सामान खरीद कर यूज करता है, बदले में कोई प्रतिफल देता है, उसी को कंज्यूमर कहेंगे। जरूरी नहीं प्रतिफल आप एक बार में दो। मान लो आपने बिस्किट खरीदा, आपके पास 100 रुपए था, 100 रुपए का बिस्किट था, एक बार में दे दिया। 50 रुपए था, आपने कभी 50 ले लो, 50 बाद में ले लेना। या बहुत जान पहचान का था तो बोला भैया बिस्किट दे दो, थोड़ी देर बाद ले लेना, है ना। तो हो सकता है आप एक बार में फुली पेड कर दो, या पार्शियली थोड़ा थोड़ा करके, या आप वादा कर दो कि मैं बाद में ला के देता हूँ, ठीक है। बट कोई व्यक्ति जो anybody who uses the goods or services with the consent of consumer, ये थोड़ा सा लाइन पूरी नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, वो 3 प्रकार हो गया। चौथा प्रकार, चौथा लक्षण क्या है? और कौन होगा, और कौन नहीं होगा? ऐसा व्यक्ति जो कोई सामान को खरीदता तो है, बट अपने यूज के लिए नहीं, बल्कि रीसेल के लिए, बेचने के लिए या कमर्शियल पर्पज के लिए खरीदता है, वो क्या नहीं होगा, कंज्यूमर नहीं होगा। बट जो कमर्शियल यूज वाला, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए इसको कमर्शियल के लिए रूप में यूज कर रहा है, तब वो कंज्यूमर होगा। अगर कंज्यूमर मर जाता है और कोई केस चल रहा है, तब उसका लीगल एयर उस कंज्यूमर की जगह पर आ जाएगा। लीगल एयर कौन होता है? जो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी प्राप्त करेगा। सेम चीज है, ठीक है, हिंदी में है। कर्नाटका, ये वाला केस हमने देखा था, इसमें बोला गया था क्योंकि कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन अंदर के अंदर है तो वो भी क्या कर सकती है, 2(1)(m) में कंज्यूमर फोरम में केस कर सकती है, ठीक है। हैडची क्या है? सबसे ऊपर कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके नीचे नेशनल कमीशन है, सबसे के नीचे राज्य है, फिर डिस्ट्रिक्ट। ये भी ऐसे कह सकते हो कि सबसे पहला नीचे डिस्ट्रिक्ट है, फिर राज्य है, फिर नेशनल है, फिर हमारा सुप्रीम है, कोर्ट। ओके, कैसे केस होता है? लीगल नोटिस दी जाती है कंप्लेंट द्वारा, उसके बाद सेक्शन 12 में 2 इयर्स का समय है इसका, 2 साल के अंदर आपको केस निपटाना होगा। ज्यूरिसडिक्शन कैसा होता है? एक टेरिटोरियल होता है, क्षेत्राधिकार वाला होता है, दूसरा आर्थिक क्षेत्राधिकार होता है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि केस कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन देखा है, जो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि पहले हम आर्थिक वाला देख लेते हैं, ठीक है। आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? ये बता रहा है कि अगर 20 लाख रुपए या उससे कम का केस है तो हम कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, ठीक है। बट अगर 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक का है, तब सेक्शन 17 के अनुसार हम राज्य आयोग में जाएंगे। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा का केस है तो हम राष्ट्रीय आयोग में जाएंगे, ठीक है। नाउ ये था क्या? आर्थिक क्षेत्राधिकार। आर्थिक क्षेत्राधिकार देखने के बाद हम देखते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। क्यों? अब हमें ये ज्यादा समझ में आएगा। देखो हमने देखा कि 20 लाख रुपए से अगर कम है तो हम जिला कोर्ट में जाएंगे, और 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम है तो राज्य में जाएंगे। बट किस जिले, किस राज्य में अंदर आपने एप्लीकेशन नहीं किया है तो आप डिले का ऑप्शन लगा के अपील कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फोरम रिकॉर्ड में भी कॉल्ड
इधर 50 और 100% डिक्रीड अमाउंट टू बी डिपॉजिट एंड मैटर टू बी फिक्स्ड फॉर फाइनल एग्रीमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन टू स्टे पे ये दो काम होंगे ना। सिर्फ एक ही अपील की जा सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है, क्यों? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आप चाहो स्टेट कोर्ट में कर रहे हो तो स्टेट कोर्ट से आप फिर नेशनल कमीशन में कर रहे हो, एक ही अपील करोगे, एक से ज्यादा अपील नहीं कर सकते हो। चलो ये नेशनल कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन देखते हैं हम। नेशनल कमीशन का नेशनल कमीशन क्या है? तो तुमको तो समझ नहीं आ रहा नेहा ना, हम बता रहे हैं। क्या नहीं समझी तुम? पूछो, बता दे तो आगे बढ़ो। पूछो नेहा, क्या नहीं समझी? देखो, जब से मैं बहुत स्टूपिड हूँ। ठीक है, चलो नेशनल कमीशन का क्षेत्राधिकार है, हमने पहले ही देखा कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का केस होगा तभी नेशनल कमीशन में जाएगा। ठीक है, और हमने देखा था कि जिला में जब 50 लाख तक का केस था तो 2,000 रुपए फीस, 50 लाख से 1 करोड़ तक का था तो 4,000 फीस लग रही थी ना। चूंकि यहाँ पे सीधे 1 करोड़ से ज्यादा का ये इसके पास जुरिस्डिक्शन है तो हम 5,000 रुपए फीस लगाएंगे। किस सेक्शन में दिया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 21 में दिया है। ठीक है, और कोई व्यक्ति जो स्टेट कमीशन के फैसले से क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो क्या कर सकता है? 30 दिन के अंदर नेशनल कमीशन में क्या कर सकता है? अपना अपील कर सकता है। ठीक है, और जितने अमाउंट का वो अपील करनी है उसका 50% या 35,000 रुपए में से जो भी कम हो। तो वहां क्या था, स्टेट वाले में क्या था कि 50% या 25,000 रुपए में से जो भी कम हो, मैंने ज्यादा बोल दिया था, कम होगा, ठीक है, लेस हो, वो जमा करना पड़ता है। यहाँ 50%, मान लो तुम 5 लाख का केस लड़ रहे हो, सॉरी 5 लाख का तो होगा ही नहीं, स्टार्टिंग ही 20 लाख होता है स्टेट का, मान लो तुम 30 लाख का केस लड़ रहे हो। ठीक है, नाउ तो 50% या 35,000 जो भी तुमको कम लगेगा, जो तुम्हारा कम होगा, तुम फिक्स डिपॉजिट में क्या करोगे? फोरम में जमा कर दो। इसको बहुत नहीं समझना है। ठीक है, अब अगर आप क्या हो, नेशनल कमीशन से भी संतुष्ट नहीं हो तो क्या करोगे? तो हमारा सर्वश्रेष्ठ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, वहां पर आप 30 दिन के अंदर अपील करोगे। ठीक है, चलो चलो कौन से सेक्शन में क्या दिया हुआ है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया हुआ है सेक्शन 12 में। यहाँ की अगर आपको अपील करनी है तो 30 दिन के अंदर आप स्टेट कमीशन को करोगे, सेक्शन 15 में दिया है। ठीक है, उसके बाद इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन राज्य का किस में दिया हुआ है? सेक्शन 17 में दिया हुआ है। देखो इसको तुम ना अपने नोट्स में पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा क्या ये। ठीक है, फिर सेक्शन 19 बोलता है कि अगर स्टेट के फैसले से आप खुश नहीं हो तो 30 दिन के अंदर आप कहा नेशनल कमीशन में अपील करो। ठीक है, तो 30 दिन में ही अपील करनी है, चाहे जिसमें कर रहे हैं। ठीक है, बस सेक्शन याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट 12 में था, स्टेट का कॉन्सेप्ट 15 में था। इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन स्टेट का सेक्शन 17 में दिया हुआ है, और सेक्शन 19 भी स्टेट कमीशन से रिलेटेड है, जो बोलता है कि 30 दिन में आप नेशनल कमीशन से केस करोगे। हम चाहते तो हम पूरा वही पढ़ लेते, वेयर एक्ट ही, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, नाउ नेशनल कमीशन का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 21 में दिया है, और सेक्शन 23 कहता है कि अगर 21 में दिए हुए नेशनल कमीशन के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो 30 दिन के अंतर्गत आप क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट में क्या करोगे? अपील करोगे। देखो, रिवीजन रजिस्ट्रेशन 14 CPR 2015 इसका आधार है, और आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में अपील का आपको आधार देता है। ठीक है, चलो टॉपिक खत्म हो गया है, थैंक यू। अब हम लोग क्या करेंगे? ये नहीं कहेंगे, बाय बाय नहीं कहेंगे। ओके, चलेगी नहीं शिल्पा, चलो एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है,
लॉ ऑफ टॉर्ट का ये यूनिट है यूनिट 5, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जागो ग्राहक जागो, ठीक है, यही पढ़ रहे हैं हम। ओके, ठीक है, चलो। देखो मैंने पहले बोला है 2009 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया आ गया है, बट हम क्या करते पुराना ही पढ़ते हैं। इसका लॉन्ग टाइटल क्या है? कंज्यूमर से संबंधित इंटरेस्ट को सुरक्षा देना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ये तुम्हारे में क्वेश्चन है, देखोगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करना, ग्राहकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करना संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इसका चैप्टर 1, 2 और 4 जो है 15 अप्रैल 1987 को लागू होता है। देखो 1986 का एक्ट है तो उसके बाद ही लागू हो रहा है, ठीक है। बट इसका एक्ट चैप्टर 3 जो है वो 1 जुलाई को लागू हुआ था। देखो 1 जुलाई को ही हमारा बीएनएस बीएस से और बीएनएसएस भी लागू हुआ था, बट 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था, ठीक है। ये 1987 की बात कर रहा है। इस एक्ट को एक बार अमेंड किया गया 2002 में, और 15 मार्च 2003 को वो अमेंडमेंट लागू हो गया था। इसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता के हितों को बेहतर और सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है, संपूर्ण भारत में लागू होगा, ठीक है। जो हमने ऊपर उसमें देखा इंग्लिश में, वही हिंदी में है। चलो, सेक्शन 2(1)(d) बताता है कंज्यूमर को कौन होगा। कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो कोई सामान या कोई कार्य, सर्विस। सर्विस क्या होती है? जब हम किराए पे कुछ यूज करते हैं, मान लो हम गए हैं मसाज मशीन यूज कर रहे हैं, या किसी की गाड़ी किराए पे लिए हैं, ठीक है, यूज होता है, करता है अपने लिए, सेल्फ यूज के लिए कोई व्यक्ति कोई सामान खरीद कर यूज करता है, बदले में कोई प्रतिफल देता है, उसी को कंज्यूमर कहेंगे। जरूरी नहीं प्रतिफल आप एक बार में दो। मान लो आपने बिस्किट खरीदा, आपके पास 100 रुपए था, 100 रुपए का बिस्किट था, एक बार में दे दिया। 50 रुपए था, आपने कहा भाई 50 ले लो, 50 बाद में ले लेना। या बहुत जान पहचान का था तो बोला भैया बिस्किट दे दो, थोड़ी देर बाद ले लेना, है ना। तो हो सकता है आप एक बार में फुली पेड कर दो, या पार्शियली थोड़ा थोड़ा करके, या आप वादा कर दो कि मैं बाद में ला के देता हूँ, ठीक है। बट कोई व्यक्ति जो anybody who uses the goods or services with the consent of consumer, ये थोड़ा सा लाइन पूरी नहीं है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, वो 3 प्रकार हो गया। चौथा प्रकार, चौथा लक्षण क्या है? और कौन होगा, और कौन नहीं होगा? ऐसा व्यक्ति जो कोई सामान को खरीदता तो है, बट अपने यूज के लिए नहीं, बल्कि रीसेल के लिए, बेचने के लिए या कमर्शियल पर्पज के लिए खरीदता है, वो क्या नहीं होगा? कंज्यूमर नहीं होगा। बट जो कमर्शियल यूज वाला, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए उसको कमर्शियल के रूप में यूज कर रहा है, तब वो कंज्यूमर होगा। अगर कंज्यूमर मर जाता है और कोई केस चल रहा है, तब उसका लीगल एयर उस कंज्यूमर की जगह पर आ जाएगा। लीगल एयर कौन होता है? जो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी प्राप्त करेगा। सेम चीज है, ठीक है, हिंदी में है। कर्नाटका ये वाला केस हमने देखा था, इसमें बोला गया था चूंकि कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन अंदर के अंदर है तो वो भी क्या कर सकती है, 2(1)(m) में कंज्यूमर फोरम में केस कर सकती है, ठीक है। हैर्ची क्या है? सबसे ऊपर कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके नीचे नेशनल कमीशन है, सबसे के नीचे राज्य है, फिर डिस्ट्रिक्ट। ये भी ऐसे कह सकते हो कि सबसे पहला नीचे डिस्ट्रिक्ट है, फिर राज्य है, फिर नेशनल है, फिर हमारा सुप्रीम है, कोर्ट। ओके, कैसे केस होता है? लीगल नोटिस दी जाती है कंप्लेंट द्वारा, उसके बाद सेक्शन 12 में 2 इयर्स का समय है इसका, 2 साल के अंदर आपको केस निपटाना होगा। ज्यूरिसडिक्शन कैसा होता है? टेरिटोरियल होता है, क्षेत्राधिकार वाला होता है। दूसरा आर्थिक क्षेत्राधिकार होता है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि केस कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन देखा है, जो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि पहले हम आर्थिक वाला देख लेते हैं, ठीक है। आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? ये बता रहा है कि अगर 20 लाख रुपए या उससे कम का केस है तो हम कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, ठीक है। बट अगर 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक का है, तो सेक्शन 17 के अनुसार हम राज्य आयोग में जाएंगे। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा का केस है तो हम राष्ट्रीय आयोग में जाएंगे, ठीक है। नाउ ये था क्या? आर्थिक क्षेत्राधिकार। आर्थिक क्षेत्राधिकार देखने के बाद हम देखते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। क्यों? अब हमें ये ज्यादा समझ में आएगा। देखो हमने देखा कि 20 लाख रुपए से अगर कम है तो हम जिला कोर्ट में जाएंगे, और 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम है तो राज्य में जाएंगे। बट किस जिले, किस राज्य में? जो वादी केस कर रहा है उसके जिले में नहीं, जहां प्रतिवादी निवास करता है, उसका घर है या रहता है नॉर्मली टेम्पररी,
अपने मन से रह रहा है वहां केस करेंगे, नहीं तो जहां पर वो बिजनेस करता है उसका कोई ब्रांच ऑफिस है वहां पे केस करेंगे, नहीं तो जहां पे आपने सामान खरीदा था और वाद का कारण उत्पन्न हुआ था उस जिले में करेंगे। अगर 20 लाख से कम है, अगर 20 लाख से ज्यादा है तो उस राज्य में करेंगे। ठीक है, चलो केस है ये। फिर हमने देखा था कि क्या होगा अगर वादी या प्रतिवादी में से कोई नहीं आता। अगर वादी ही नहीं आ रहा केस करने के बाद तो उसका केस समाप्त कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। बट उसके बाद वादी क्या कह रहा है, नेशनल कमीशन में केस था कि मैं किसी युक्तियुक्त कारण से नहीं आ पाया, मेरे ना आने का एक क्या था, युक्तियुक्त कारण था, और कमीशन को लगता है कि न्याय के उद्देश्य से ऐसा केस फिर से ओपन किया जाना चाहिए, तभी वो ओपन करेगा। बट अगर प्रतिवादी नहीं आता केस के दिन तो एक पक्षीय आदेश दे दिया जाएगा। एक पक्षीय आदेश क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया था। ये मैं बनाया हुआ है। ठीक है, एक पक्षी आदेश क्या होता है, देखो नेचुरल लॉ का नियम है कि हमेशा बिना किसी को सुने उसके खिलाफ, चाहे वादी हो या प्रतिवादी प्रतिवादी हो, दोनों को सुना जाना चाहिए। लेकिन अगर प्रतिवादी आ ही नहीं रहा तो कैसे सुनेंगे, फिर तो प्रतिवादी भागता रहेगा। तो ये नॉर्मल नेचुरल लॉ का नियम है कि बिना उसको सुने वादी के पक्ष में आप कर दो केस। ठीक है, अगर वो बार बार भागने की कोशिश कर रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर वो पहली बार ही नहीं आ रहा तो उसके विरुद्ध आप क्या कर दो, केस आदेश दे दो। ठीक है, अब प्रतिवादी को बिना सुने ही आदेश दे दिया जाएगा और ये मान्य होगा। लेकिन अगर प्रतिवादी बाद में कोई युक्तियुक्त कारण बताकर फिर से अपील करता है कि मेरा केस फिर से खोला जाए, मेरे ना आने का एक युक्तियुक्त कारण था, उस कारण को देखने के बाद कमीशन को लगता है कि हाँ, न्याय के लिए आवश्यक है कि इसका केस फिर से सुना जाए। ठीक है, फिर से सुना जाए, तभी कमीशन उस केस को फिर से ओपन करेगा। देखो फिर मैंने क्या कहा था, देखो अगर आपका डिसमिस इन डिफॉल्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिसमिस किया गया है तो आप स्टेट कमीशन में अपील कर लो। स्टेट कमीशन में अपील हुआ है, कैंसिल हुआ था नेशनल कमीशन में। नेशनल कभी उसके बाद अपोजिट पार्टी का सेम, दोनों में से किसी के पक्ष में विपक्ष में वो हुआ है तो ठीक है। नाउ लिखित बयान कंप्लेंट दिए जाने के बाद 30 दिन नॉर्मली, और अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम चाह रहा है तो 15 दिन और ऐड कर दे, 45 दिन के अंदर प्रतिवादी को समय देगा कि वो अपना आके बचाव करे। कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 13(1). ठीक है, ना ये केस है, पढ़ लेना, बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ओके। ये सीपीसी में रिजोइंडर जहाँ अलग अलग लोग को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, स्टेट कमीशन का जुरिस्डिक्शन क्या है, तो तुम्हारे में क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन कि राज्य आयोग कैसे बनेगा। चलो क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्य आयोग कैसे बनता है। तो राज्य आयोग का एक नियम होगा, शॉर्ट से नियम होगा, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सीरीज में लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो दिमाग में याद रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने पहला इसका क्या हुआ था, हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखा था। तो आर्थिक क्षेत्राधिकारी था, क्या था, 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ से 1 करोड़ तक। ठीक है, नौ अगर 20 लाख से ज्यादा और 50 लाख से तक का केस है, 50 लाख से कम है तो तुम्हारा 2000 रुपए फीस लगेगा। अगर 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का केस तुम कर रहे हो, जो तुम्हें नुकसान हुआ है,
तब तुमको 4,000 रुपए फीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखो नाउ 30 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो। मान लो आप खुश नहीं हो तो आप 30 दिन के अंदर क्या करोगे, अपील करोगे। प्रोवाइडेड 50% ऑफ सच अमाउंट आर ₹25 विच एवर इज लेस टू बी डिपॉजिट। 50% या 25,000 जिसमें जो भी कम होगा दोनों में से आप क्या करोगे, उस फोरम में जिसमें आप अपील कर रहे हो डिपॉजिट कर दोगे। ठीक है, ओके, ये मैंने यहाँ पे वो चार्ट बनाया हुआ था। ठीक, ओके, और आई थिंक स्टेट कमीशन का था, फिर नोटिस का हमने देखा था। ठीक है, और इसके बाद हमको लगता है कि वो नेशनल कमीशन का होना चाहिए जो स्टेट कमीशन के ऊपर होता है। ठीक है, क्या बोल रहा था ये हाँ, अब नेशनल कमीशन का जुरिस्डिक्शन कितना है तो हमने कई बार पढ़ लिया, 3-4 बार हो गया। ठीक है, क्या कितना है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा। ठीक है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है तभी आप यहाँ पर कोई केस डायरेक्टली या तो डायरेक्ट करना है तब करोगे। फीस कितनी लगेगी, 5,000। नेशनल कमीशन किस केस में सेक्शन में दिया हुआ है, याद रखना सेक्शन 21 में दिया हुआ है। ठीक है, 30 दिन के, लेकिन अगर स्टेट कमीशन जो 20 लाख से 1 करोड़ था उसकी अपील आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, कब करोगे, अगर आप जो पार्टी चाहे वो वादी है या प्रतिवादी और स्टेट कमीशन के फैसले से खुश नहीं है तो उसके फैसले के 30 दिन के अंदर आप क्या करोगे, नेशनल कमीशन में अपील करोगे और जितना पैसा उसने अपने निर्णय में बताया होगा, ठीक है, उसका 50% या 35,000 जो भी आपको लग रहा है कम है, आप क्या करोगे, नेशनल कमीशन में जमा करोगे एज ए डिपॉजिट। फिर मान लो आप नेशनल कमीशन के फैसले से भी खुश नहीं हुए, तब हमारा सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद है, यहाँ पर आप 30 दिन के अंदर क्या करोगे, अपील कर सकते हो ना। ये मैंने मैपिंग करके कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया था। चलो, शॉर्ट में दिया हुआ है सब कुछ, शॉर्ट में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में सारी बातें सेक्शन 12 में दी गई हैं। अगर इसके फैसले से आप खुश नहीं होते, इसका सीमा कितनी है, 20 लाख रुपए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेक्शन 15 स्टेट कमीशन में जाओगे। ठीक है, 30 दिन के अंदर। इसका भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सेक्शन 17 में दिया है जो कि बताता है 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। अगर आप यहाँ पे भी खुश नहीं हो तो सेक्शन 19 के अनुसार आप 30 दिन के अंदर नेशनल कमीशन जाओगे। ठीक है, नेशनल कमीशन किस सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 21 में, जो इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बताता है। ठीक है, सेक्शन 21। अगर आप नेशनल कमीशन के फैसले से खुश नहीं हो तो आप सेक्शन 23 के अंदर 23 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट को हर चीज को सुनने का अधिकार दिया हुआ है। ये वाला केस सिविल केस में आएगा तो सेक्शन 1 सॉरी आर्टिकल अनुच्छेद 136 कॉन्स्टिट्यूशन, सीओआई का मतलब है संविधान, भारत का संविधान के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। ठीक है, चलो, आई होप कि तुम लोग को समझ में आया है। थैंक यू सो मच। ये क्लास टॉपिक समाप्त हुआ, अब इसको हम समाप्त करते हैं अपना 1 मिनट, कोई कट नहीं करेगा, हम क्लास ओवर कर रहे हैं बट इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे ऑफलाइन। ठीक है, ओके, हाँ।